12वीं क्लास की ज्योग्राफी की बात करोगे तो इसमें हम आपको 1 से लेकर 8 तक शॉर्ट क्वेश्चन VBI क्वेश्चन बता दिए पार्ट 1 में। ये आपका पार्ट 2 वीडियो रहेगा, पार्ट नंबर 2। इस वीडियो के नीचे आप जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां लिंक दिया हुआ पार्ट 1 का, वहां जाकर 1 से लेकर 8 तक पहले प्रश्न देख लो और उसके बाद से यहाँ 9 से लेकर 16 तक इस वीडियो में बताया जाएगा। सब के सब ऐसे क्वेश्चन है, 2 नंबरिया क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन जिसे आप बोलते हो, 2025 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आगे जो भी एग्जाम पड़ेगा सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन है सुरक्षा नगर किसे कहते हैं। तो आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा सुरक्षा नगर क्या है, तो कहोगे ऐसा नगर जो विशेष रूप से सेना, सुरक्षा बल, रक्षा से जुड़ी गतिविधियों के लिए स्थापित किए जाते हैं, उसे सुरक्षा नगर कहते हैं। मतलब ऐसा नगर जो सेना जहां गठन किया जाता हो, जहां रक्षा बल स्थापित किया जाता हो, रक्षा से जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए स्थापित किया जाता हो, तो इसी को हम सुरक्षा शहर कहेंगे। मतलब ऐसा शहर जिसमें सेना स्थापित किया जाता है ताकि उस शहर को रक्षा सुरक्षा किया जा सके, ताकि आसपास के जो भी गतिविधियां हैं उनसे जुड़ी हुई जो भी मामला होता है सभी मामला शांति व्यवस्था से स्थापित हो सके, संचालन हो सके, उसी को हम रक्षा सुरक्षा वाला शहर कहेंगे। घुमा फिरा कर ज्यादा ना कहा जाए तो इतना समझो, ऐसा नगर जिसमें सेना का गठन किया जाता हो, सैन्य बल का स्थापना किया जाता हो, सेना का गठन मतलब सैन्य बल का स्थापना किया जाता हो ताकि शासन प्रशासन सुचारू रूप से चलाया जा सके, उसी को हम कहते हैं सुरक्षा नगर। इन नगरों में सैन्य प्रशिक्षण, इस नगर में देखो तो सेना का मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है, सैन्य प्रशिक्षण, हथियार निर्माण इकाई, रक्षा अनुसंधान संस्थान और सुरक्षा बलों का आवास होता है। मतलब इस प्रकार के नगर में सेना का ट्रेनिंग दिया जाता है, इसमें अनुसंधान किया जाता है और हथियार का भी यहाँ उपयोग करने का इजाजत होता है ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि हथियार हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस सब काम यहाँ सुरक्षा नगर में किया जाता है। सुरक्षा नगर के 2 उदाहरण बताओ तो बता देना, पूना महाराष्ट्र में, अम्बाला कैंट हरियाणा में। ये 2 उदाहरण है, हालांकि और भी है लेकिन ये महत्वपूर्ण 2 है, 2 लिख देना उदाहरण। इसके बाद 10 नंबर देखो, बोला है भारतीय रेलवे की समस्या लिखें। देखो ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय रेलवे क्या है, रेल परिवहन में मतलब परिवहन वाला जो चैप्टर है ना उसमें पूछता है। तो सबसे पहले याद रखो, भारत में जो रेलवे चला था, भारत में रेलवे, ये रेलवे 1853 ईस्वी में चला था। अप्रैल महीने में 1853 में डलहौजी द्वारा चलाया गया था। कौन बाबू? डलहौजी द्वारा चलाया गया था। डलहौजी मुंबई से पुणे के बीच सबसे पहले चलाया गया था, महज 34-35 किलोमीटर के आसपास चलाया गया था और 2:45 पर चलाया गया था। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है ना, बोला भारतीय रेलवे जो होता है उसकी समस्या बताइए। तो बताओगे भारतीय रेलवे भारत की जीवन रेखा मानी जाती है, लेकिन यह कई चुनौतियों की सामना कर रही है। यहाँ भारतीय रेलवे की 4 समस्या प्रमुख निम्नलिखित है। पहला समस्या है अवसंरचना की कमी। अवसंरचना की कमी का मतलब होता है पुराने ट्रेन का पुल, धीमी गति से नई लाइनों का निर्माण। मतलब अवसंरचना मतलब जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो उस समय कुछ कमी है। जैसे पुराने ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रैक मतलब रास्ता, पुराने रास्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि उसे नया कर देनी चाहिए, क्या पता कब धोखा दे दे, ये भी समस्या है। पुराने का पुल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी समस्या है। धीमी गतिविधियां यहाँ चलाया जा रहा है, ये भी एगो समस्या है। स्पीड नहीं दिया जा रहा है, लोगों को आवाज गमन करने में टाइम लग जाता है। सुरक्षा समस्या, दुर्घटना हो जाती है, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग करते समय और खराब सिग्नल सिस्टम की वजह से कभी कभी सिग्नल गिरा देता है, लाल कर देता है, कभी हरियर कर देता है, कभी आपस में ट्रेनें लड़ जाता है। तो ये भी एक प्रकार के देखोगे सुरक्षा समस्या भी रेलवे का सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। तीसरा समस्या बताओगे भीड़ भाड़ की समस्या। हमारे देश में देखो तो बहुत ज्यादा, विश्व के सबसे नंबर 1 पर जनसंख्या के मामले में तो देश बन चुका है। इतना ज्यादा भीड़ भाड़ समस्या होने के बावजूद भी, बहुत ज्यादा भीड़ होने के बावजूद भी हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को नहीं चलाया जा रहा, सुचारू रूप से ट्रेन को नहीं चलाया जा रहा है, ये भी एगो समस्या है। वित्तीय घाटा, इतना ज्यादा ट्रेन चलाने के बावजूद भी लोग इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, इतना चलाने के बावजूद भी ट्रेन घाटा में चल रही है। सब्सिडी और कम किराए के कारण रेलवे को पर्याप्त राजस्व नहीं मिलता है, ये भी एगो समस्या है। इसलिए रेलवे विभाग सोचता है कि जब घाटा में ट्रेन चल रहा है तो हम कहाँ से ज्यादा व्यवस्था करें, ये सब सरकार को ना सोचनी चाहिए। 11 नंबर है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि किसे कहते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि किसे कहते हैं। तो बताओगे
ऐसी भूमि जो कृषि योग्य हो लेकिन किसी कारणवश उसका उपयोग खेती के लिए नहीं किया जा रहा हो, उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। यह भूमि अस्थायी रूप से बंजर हो सकती है। अस्थायी का मतलब कभी ठीक भी हो सकता है। अस्थायी का मतलब हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए। अस्थायी रूप से बंजर हो सकती है, लेकिन यह उचित सुधार और प्रबंधन से इसे खेती के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। मतलब ये ऐसा भूमि होता है ना जिसमें थोड़ा सा भी सुधार करोगे तो थोड़ा काम इसमें किया जा सकता है। अच्छा, व्यर्थ भूमि होने के कारण यदि 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है, लिख देना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंचाई की कमी होता है व्यर्थ भूमि के कारण, मिट्टी की उर्वरता में ह्रास हो जाता है, जल अभाव की कमी, जल भराव, मतलब इसे जल भराव का मतलब होता है ज्यादा उसमें जल रुक जाने की वजह से ना उसमें बहुत ज्यादा नमी गतर समा जाता है। जल भराव हो सकता है, मतलब सबसे ज्यादा जल अगर हिर जाएगा तो भी एगो समस्या है, अगर साफ जल नहीं रहेगा तो भी समस्या, सूखा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ऐसा पानी होनी चाहिए जो काम चलाऊ हो, ना ज्यादा क्षति पहुंचावे ना ज्यादा अपर लेवल में रहे, दोनों खतरनाक है। मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? तो कहोगे ऐसे श्रमिक जो साल में 183 दिन से ज्यादा 183 दिन से ज्यादा मजदूर, मतलब ऐसा श्रमिक जो 183 दिन से ज्यादा काम करते हो उसे हम मुख्य श्रमिक कहते हैं। और ऐसे श्रमिक जो 183 दिन से कम काम करते हैं, मतलब 80 दिन 82 दिन 100 दिन काम करेगा जो मजदूर, उसे हम सीमांत कहेंगे। अब कोनो मजदूर ऐसा होता है जो 365 दिन में 183 दिन 200 300 दिन तक मजदूरी करेगा, तो उसे हम कहेंगे मुख्य श्रमिक। इसका परिभाषा देखो, पहले हेडिंग डालना मुख्य श्रमिक, इसके बारे में लिख देना, कब लिखना सीमांत श्रमिक। मुख्य श्रमिक कैसे होते हैं? वे लोग जो साल में कम से कम 183 दिन 6 महीना से ऊपर नियमित रूप से काम करते हैं, मतलब कम से कम 183, इससे ऊपर कहीं भी हो सकता है। या फिर ऐसे कह देना, ऐसे मजदूर जो साल में 183 दिन से ज्यादा काम करते हैं उसे हम मुख्य श्रमिक कहते हैं। इनका प्राकृतिक रूप से अस्थायी और नियमित कार्य मिलते हैं, इनको रेगुलर काम मिलता रहता है, ये अस्थायी नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, किसान जो होता है पूरे साल खेती करता है, किसान पूरे साल अपने खेतों में करता रहता है, कभी चिखुरनी करेगा, कभी निराई करेगा, कभी सोहाई करेगा, कभी पानी पटाएगा, वो हमेशा 24 घंटा काम करते रहता है खेत में। सरकारी और निजी सरकारी जो काम होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो भी परमानेंट काम करते हैं। फैक्ट्री हो गया, दुकान और अन्य संगठित क्षेत्रों में जो श्रमिक काम करते हैं वो भी मुख्य श्रमिक होते हैं। लेकिन कुछ सीमांत श्रमिक भी होते हैं, तो अब हेडिंग डालोगे सीमांत श्रमिक। लेकिन परीक्षा में ना ऐसे लिखना, मुख्य श्रमिक इधर, सीमांत कृषि इधर, 3 गो धके अंतर लिख देना, ठीक ना। इसमें लिखना मुख्य कृषि, मुख्य श्रमिक में लिखना 183 दिन से अधिक काम करते हैं, और सीमांत में लिखना 183 दिन से कम काम करते हैं। ये हमेशा प्राकृतिक रूप से और अस्थायी रूप से काम करते हैं, और ये अप्राकृतिक और अस्थायी रूप में काम करते हैं। ये कभी भी हट सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट रहता है। इसमें देखो, इसमें वेतन ज्यादा मिलता है, इसमें कम मिलता है। इनका जीवन स्तर ज्यादा होता है अनुकूल, इसमें जीवन स्तर थोड़ा कम होता है, क्योंकि रोज रोज उनको मजदूरी मतलब रोजगार तो मिलता नहीं है, इसलिए उनका अनुकूल नहीं हो पाता है। सीमांत श्रमिक किसे कहोगे? वे लोग जो साल में 183 दिन से कम काम करते हो उसे हम सीमांत कहेंगे। ये अस्थायी और अनियमित और मौसमी काम करते हैं, मतलब मौसम के अनुसार ही काम मिलेगा। कभी जैसे मान लो कि धान की कटिया हो गया, तो जो कुछ गांव में ऐसे मजदूर होते हैं जो धान की कटिया में वो धान काटेंगे, उसके बाद से 6 महीना बैठे रहेंगे, जब गेहूं का कटिया आएगा तब फिर से शुरू करेंगे। तो इस प्रकार के जो मजदूर होते हैं उसे हम कहते हैं सीमांत। जैसे फसल की कटाई के समय काम करना, केवल फसल की कटाई के समय। और निर्माण स्थलों पर, मतलब कहीं मकान बन रहा है तो उस मकान स्थल पर जो भी काम करेगा तो उस समय श्रमिक यूज होते हैं, उस समय भी अस्थायी रूप में ही मिलता है काम, हमेशा के लिए नहीं मिलता है। फुटकर व्यापार सेवा क्या होता है? तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, फुटकर व्यापार सेवा क्या होता है? तो कहोगे फुटकर व्यापार सेवा का अर्थ होता है ग्राहकों को सीधे उपभोक्ताओं के लिए माल और सेवा बेचने का व्यवसाय। मतलब सीधे, मतलब डायरेक्ट उपभोक्ता को दे दो। उपभोक्ता का मतलब कौन होता है? जैसे हम मान लो हम दुकानदार हैं,
हम चीनी बेच रहे हैं, मीठा भेली बेच रहे हैं, दुगो गोल गोल मीठा भेली बेचोगे चाहे कुछ भी बेचो तो डायरेक्ट खाने वाले को बेच रहे हो ना, तो इसका मतलब डायरेक्ट व्यवसाय हो रहा है। हम फुटकर व्यापार कर रहे हैं। लेकिन कहीं थोक में जाओगे, जहाँ कहीं मिल होता है, जहाँ क्रैशर होता है, वो थोक वाला होता है, वो फुटकर नहीं होता है, एकदम एक्के बेर दे देता है। तो डायरेक्ट उपभोक्ता के पास नहीं जाता है, बल्कि वो किसी व्यापारी के पास जाएगा, वो घुमा फिरा कर तब जाकर किसी उपभोक्ता के पास, खाने वाले के पास जाएगा। जैसे सीजन चल रहा है, सीजन कौन सी है, धोंधा का सीजन, खिचड़ी, धोंधा बनाना होगा तो धोंधा बनाने के लिए मीठा की जरूरत पड़ेगा। अब मीठा की जरूरत पड़ेगा तो व्यापारी से लेकर आना होगा, वो व्यापारी कहीं और से लेकर आया होगा, थोक में लेकर आया होगा। तो जो दुकानदार होता है, दुकानदार वो फुटकर विक्रेता करता है। इसका अर्थ होता है ग्राहकों को सीधे उपभोक्ताओं के लिए माल और सेवा बेचने का व्यवसाय फुटकर व्यवसाय कहलाता है। इसका अर्थ बता देना। अब आगे लिखोगे, इसमें व्यापारी उत्पादों को थोक विक्रेताओं या निर्माण से खरीदते हैं और उन्हें छोटे पैमाने पर अंतिम उपभोक्ता को बेचते हैं। अंतिम मतलब जो यूज करेगा, अंतिम उपभोक्ता को बेचता है तो उसे कहते हैं थोक, उसे कहते हैं फुटकर व्यापार विक्रेता। इसमें अंतिम समय में उपभोक्ताओं को बेच दिया जाता है। इतना बात लिखो हो जाएगा आपका क्या होगा, फुटकर व्यापार के रूप में। अब फुटकर व्यापार की सेवा की जो विशेषता होता है ना, पहला विशेषता होता है कि यह छोटे पैमाने पर बेचा जाता है। दूसरा, अंतिम उपभोक्ता को सेवा दिया जाता है। दूगो विशेषता होगा। उत्तर भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास ज्यादा हुआ है, लेकिन दक्षिण भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास बहुत कम हुआ है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखो, इसके पीछे जो रीजन है ना, उत्तर भारत मतलब उत्तरी भारत में विद्युत शक्ति का विकास ज्यादा क्यों है? क्योंकि ऊपर देखो तो भारत के ऊपरी हिस्सा में उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब राज्यों में सबसे ज्यादा बिजली का पैदाइश होता है, क्योंकि यहाँ यूज करने वालों की संख्या ज्यादा है। तो इसका आंसर होगा उत्तर भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास प्रमुख रूप से प्राकृतिक और भौगोलिक कारकों के कारण हुआ है। इसके पीछे निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है पर्वतीय क्षेत्र और जल प्रवाह ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ बिजली पैदाइश ज्यादा होता है। दूसरा, जलाशय का निर्माण ज्यादा हुआ है। जलाशय मतलब जहाँ जल एकत्रित हो जाता है, वहाँ से निर्माण ज्यादा हो जाता है। ऊंचाई और ढलान काफी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बिजली का पैदाइश किया जाता है। और ज्यादा कहेगा वर्षा और हिमनद का योगदान हो जाता है। वर्षा हो जाता है इसलिए जल इकट्ठा मिल जाता है, हिमनद मतलब बर्फ पिघल जाता है, इससे भी पानी का निर्माण हो जाता है, इसलिए बिजली का पैदाइश ज्यादा हो जाता है। ऊर्जा की मांग और उपभोग ज्यादा होता है। जनसंख्या ज्यादा होने के कारण ऊर्जा ज्यादा मांग आने लगता है कि हमें इतना बिजली चाहिए, इतना बिजली चाहिए, और इसका उपभोग भी करने वाली की संख्या ज्यादा है। वही कारण है, मेन 5 को कारण है जिसकी वजह से उत्तर भारत में बिजली पैदाइश ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है और मांग भी ज्यादा उत्पन्न होता है और जल की कमी महसूस नहीं होता है। उत्तर भारत में जो भी नदियां बहती है सब वर्ष वाहनी होती है, वर्ष भर पानी बहती रहती है, इसलिए पानी आसानी से मिल जाता है और बिजली पैदाइश भी आसानी से हो जाता है। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? तो आधारभूत मतलब होता है बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करता हो। ऐसा उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कांचा माल, मशीनरी, बुनियादी संसाधन प्रदान करते हैं, उन्हें मूलभूत उद्योग या आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि इसका विकास किसी देश के औद्योगिक संरचना की नींव बनाता है। देखो, जैसे देखो कांचा माल कौन कौन होता है? जो भी कांचा माल वाला उद्योग होता है उसी को हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लौह उद्योग, देखो लौह उद्योग मतलब कांचा लोहा का जहाँ उत्पादन होता है ना, उस लोहा को उत्पादन को लौह इस्पात केंद्र कहोगे, और वो क्या करेगा? लोहा उत्पादन कर रहा है तो वो एक आधार कर रहा है, आधार बना रहा है। और किसी को मशीन बनाना है, किसी को मकान मतलब छत डालना है, तो छत में डालने के लिए या कंपनी खड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं लोहा का उपयोग करोगे। तो लोहा कहाँ से आता है? तो लौह इस्पात उद्योग से आता है, तो एगो आधारभूत उद्योग हो गया। इसी प्रकार कांचा माल देखोगे, कोयला उद्योग मतलब जहाँ कोयला का उत्पादन होता है तो वहां से कोयला आता है और हमारे एरिया में उपयोग हम लोग करते हैं। एक प्रकार से कोयला भी आधारभूत क्या होगा? उद्योग होगा। कच्चे माल की आपूर्ति इसका विशेषता है, कच्चे माल की आपूर्ति करता है, अर्थव्यवस्था का आधार है, भारी निवेश और प्रौद्योगिकी का केंद्र बना हुआ है, रोजगार सृजन करता है। उदाहरण बता सकते हैं सीमेंट उद्योग, विद्युत उद्योग, इस्पात उद्योग, कोयला उद्योग, तेल पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल उद्योग, ये सब आधारभूत उद्योग होता है। इसी के माध्यम से आगे की ओर जो भी कंपनियां खड़े कर रहे हो, इसी के माध्यम से कर पा रहे हो। लास्ट देखो, शस्य गहनता किसे कहते हैं? शस्य गहनता किसे कहते हैं? तभी हो जाएगा 16 नंबर खत्म। शस्य गहनता का मतलब होता है
देख लो, शस्य गहनता किसी भी क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि पर लगाए गए फसलों की संख्या का माप है। शस्य गहनता क्या होता है? कृषि योग्य मतलब जिस जमीन पर कृषि किया जा सके उसी को कृषि योग्य बोलते हो। तो कृषि योग्य भूमि पर लगाए गए फसलों की संख्या के माप, कृषि योग्य भूमि पर कितना फसल लगाए हो उसकी संख्या गिना जाता है, माप किया जाता है, वही शस्य गहनता होता है। तो कुल मिलाकर हुआ उस कृषि योग्य भूमि पर लगाए गए फसलों की संख्या की माप शस्य गहनता होता है। इसे उस क्षेत्र में एक वर्ष में लगाई जाने वाली फसलों के औसत के रूप में मापा जाता है। एक वर्ष में उस एरिया में, उस जमीन पर कितना फसल लगाया जाता है उसकी ये माप बताता है। इसका अर्थ ये हुआ उच्च शस्य गहनता का मतलब होता है एक ही भूमि पर अधिक बार फसलें उगाई जाती है, जबकि कम शस्य गहनता का मतलब होता है एक ही भूमि पर कम बार फसलें उगाई जाती है। तो कम शस्य, देखो शस्य गहनता दो प्रकार के होता है। एक होता है उच्च शस्य गहनता, मतलब कृषि योग्य भूमि पर, एक ही कृषि योग्य भूमि पर कई बार फसल उपजा रहे हो, बार बार गेहूं रोप रहे हो, गेहूं हर साल गेहूं लगा रहे हो, तो इसका मतलब उसका उच्च शस्य गहनता होगा। आप कभी कभी क्या करते हो, फसल का चक्रण कर देते हो, उतना ही जमीन पर क्या कर रहे हो, कभी फसल गेहूं लगा रहे हो, अगले साल उसमें गन्ना बोओगे, मक्का बोओगे, बदल बदल कर करोगे, इसका मतलब कम शस्य गहनता होगा। भूमि पर कम बार फसलें लगाई जाती हैं, फसल बहुत कम कम लगाया जाता है, एक ही बार 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 नहीं लगाया जाता है, बल्कि संख्या भी कम होता है, ज़्यादा भूमि पर दबाव नहीं दिया जाता है, कभी कभी परती भी मार दिया जाता है ताकि कम उस पर दबाव कम रहे। और इसका भौगोलिक दशा बता सकते हो, उत्तरी और पश्चिमी भारत में इसका सबसे ज़्यादा शस्य गहनता को देखा जाता है, दक्षिण भारत में भी देखा जाता है, पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, मध्य भारत में, इन सभी एरिया में शस्य गहनता का फसलें उगाई जाती है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, बट उगाई जाती है। ठीक है, राजस्थान में फसलों की गहनता नहीं देखी जाती, ना कम ना ज़्यादा, क्योंकि राजस्थान में बलुआ जमीन है, सब जगह नहीं, लेकिन कहीं कहीं बीकानेर वाला क्षेत्र में। ये रहा आपका कितना प्रश्न, 16 प्रश्न। तो 8 को पिछले वीडियो में, 8 को 8 कितना हुआ, 16 प्रश्न। 16 प्रश्नों का आप बढ़िया से रिवीजन कर लो, इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आ जाएगा। और भी किसी प्रकार के वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उससे हमें केवल सलाह दे दें, तो हम आपके लिए वीडियो जरूर बना देंगे। ओके, थैंक यू।